देखिए, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी भी बोलते हैं। कुछ थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये कंसेप्ट आता होगा, लेकिन हाँ, जीएसटी आपके हो सकता है पेरेंट्स के अगर बिज़नेस है तो वहाँ पे कहीं एप्लीकेबल होता होगा, या बहुत सी जगह पे जब हम कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह ख़रीदते हैं, जैसे हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, टीवी फ्रिज वगैरह, तो वहाँ पे भी कभी कभी ये जीएसटी जो होता है वो लगता है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। कंसेप्ट वाइज अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, कंसेप्ट वाइज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं क्या, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड है एक अलग ही सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं हम टैक्सेशन। ये वहाँ से रिलेटेड है। तो हमारे लिए इसका डिटेल डेप्थ डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे कि किस प्रोडक्ट पे लगता है, कितना परसेंट जीएसटी है, या ये वो सब चीज़ें। हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, या उस जो जीएसटी लग रहा है, चाहे परचेज़ पे लग रहा हो या सेल्स पे या एक्सपेंसेस या इनकम पे, उस जीएसटी को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। हम लोग डिटेल नहीं, अब डिटेल कब पढ़ेंगे आप, जब प्रोफेशनल स्टडीज़ करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के कोर्सेज अब जब करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल आएगा कि पूरा का पूरा जीएसटी एक अलग से सब्जेक्ट होगी, जीएसटी की एक अलग से बुक होगी। वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि क्या होता है जीएसटी, किस पे लगता है, क्या इसका पूरा जो है किस तरीके से रहता है सिस्टम। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो वहाँ के लिए। हमारे लिए क्या है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से हमको करनी है, परचेज़ के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे वगैरह, ये हमको अभी ध्यान रखना है। रेट्स आपको बॉदरेशन नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, ठीक है। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर हमको डेट्स याद करनी है या कुछ इस तरीके से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री याद रखनी है, जिसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके उसको लिखना है। रेट्स क्वेश्चन में होगी, इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, या जो भी है वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन होगी, क्लियर। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यहाँ पे मैं थोड़ी कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ज़रूर रहे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। क्योंकि देखिए, अब आप कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो टैक्सेशन की थोड़ी सी नॉलेज आपको रहे, तो वहाँ पे मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी। देखिए, नोट्स से पहले मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करता हूँ आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग से थोड़ा सा हट के अपन बात करते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं बात करूँ आपको, तो हमारे इंडिया में टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो जो है वो कंट्रोल करता है कौन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो टैक्सेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्स हैं, एक को मैं बोलता हूँ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स कहलाता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला कि टैक्सेशन को कंट्रोल करे कौन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी दो तरह के टैक्सेशंस हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या कि जो टैक्स जिस पर्सन पे लग रहा है, मान लीजिए कोई टैक्स है जो मेरे ऊपर लग रहा है और वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवाऊँ। जो टैक्स मेरे ऊपर लग रहा है और वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवाऊँ, वो टैक्स कहलाता है कौन सा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। यानी जिसके ऊपर लेवी हो रहा है, जिसके ऊपर लग रहा है, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा है। तो ये हमारे लिए कहलाता है क्या, डायरेक्ट टैक्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा इनकम टैक्स। मेरी इनकम पे मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। अब आप समझना, मेरे को मान लीजिए स्कूल से सैलरी मिलती है या कहीं और से सैलरी मिलती है या कोई भी और अदर इनकम है मेरी, तो वो जो इनकम है मेरी, उस इनकम के ऊपर जो मैं टैक्स पे करूँगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि मैं किसको पे कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट क्या करता हूँ, पे करता हूँ। तो वो मेरे लिए क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कहलाता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या बेटा, कि लेवी किसी और के ऊपर हो रहा है, यानी लग किसी और के ऊपर रहा है और डिपॉजिट कोई और करवा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। समझना,
कैसे होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैंने फ्रिज खरीदा, ठीक है, एक फ्रिज खरीदा या कूलर खरीदा या एसी खरीदा या मान लीजिए टीवी खरीदा, वॉटएवर, कोई भी एक सामान मैंने खरीदा से 20,000 रुपीज़ का, ठीक है, उस पर जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है से 10%, यानी कितना हुआ टोटल 22,000 रुपीज़। तो वो जीएसटी जो था वो किसके ऊपर लगा, मेरे ऊपर। तो मैंने कितने रुपए पे किए होंगे शॉपकीपर को, 22,000 रुपये पे किए। 20,000 का फ्रिज या कूलर या एसी जो भी था प्लस 2,000 का जीएसटी, यानी मैंने शॉपकीपर को कितना टैक्स पे किया, 22,000। देखो लगा किसके ऊपर, जीएसटी लगा किसके ऊपर, मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स को क्या किया, परचेज़ किया। लेकिन मैंने वो टैक्स किसको दिया, शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवाएगा, यानी टैक्स किसी और का यानी मेरा, और जमा कराए कोई और यानी शॉपकीपर। तो वो टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता है हमारे लिए, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, कि जिसके ऊपर टैक्स लेवी हो रहा है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो खुद किसको डिपॉजिट करवा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, जिसके ऊपर लग रहा है वो डिपॉजिट नहीं करवा रहा, उसकी जगह पे कोई और करवा रहा है। अब उसकी जगह पे कोई और करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेचारा शॉपकीपर अपनी जेब से रख रहा है, अपनी जेब से वो नहीं रख रहा है, आपसे उसने 22,000 रुपीज़ लिए हैं, तो 20,000 जो उसकी सेलिंग प्राइस है फ्रिज की वो अपनी जेब में रखेगा, और 2,000 रुपीज़ जो आपसे उसने टैक्स के अगेंस्ट में लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करवाएगा, वो डिपॉजिट करवाएगा। इसमें भी बहुत सारा मैकेनिज़्म होता है, इनपुट टैक्स, क्रेडिट वगैरह के मैकेनिज़्म है, पर वहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि टैक्सेशन किस तरीके से, मैकेनिज़्म क्या है हमारे इंडिया के अंदर उसका। तो हमने बात करी क्या, कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भी और भी दूसरे टैक्सेस भी होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के अलावा भी बहुत सारे दूसरे टैक्सेस भी होते हैं, ठीक है। और इनको कंट्रोल करता है कौन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण। तो ये चीज़ आपको एक, क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट थोड़ा सा ब्रीफ आपको होना चाहिए, क्लियर। तो क्या बात करी हमने कि हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो टैक्सेशंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। दो तरह के टैक्सेशंस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिसके ऊपर लेवी हो रहा है वो डिपॉजिट करवाए, तो डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लेवी हो रहा है वो डिपॉजिट नहीं करवा के उसके बिहाफ पे कोई और डिपॉजिट करवा रहा है उससे लेके, तो वो कहलाता है हमारे लिए क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, जीएसटी। तो देखिए डेफिनेशन आपने लिखी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर और इसको आगे इलाबरेट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। क्या बोला देखिए आपको, इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसकी प्रिस्क्राइब्ड रेट के अंडर क्या किया जाता है, लेविड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। रेट्स दी हुई होगी आपको 9%, 18%, 12%, 15%, 7%, जो भी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग रेट्स है, मैंने बोला, लेकिन अपने को रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एवरी सप्लाई, जो भी आप क्या करते हैं, सप्लाई का मतलब क्या हो गया, या तो आप करते हैं क्या, सेल ऑफ गुड्स, और क्या करते हैं आप, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे मैं बात करूँ, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन है ना, रोडवेज वगैरह जो है, ये सब ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा है। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाना वगैरह खाते हैं, स्टे वगैरह लेते हैं, तो ये सब आपके लिए क्या कहलाती है, सर्विसेज कहलाती है। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी क्या कहलाता है आपके लिए, जीएसटी। तो या तो आप क्या करते हैं, गुड्स को बेचने का काम करते हैं, सेल करने का काम, या आप क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपके लिए, उसके ऊपर आपको क्या पे करना है, जीएसटी पे करना है, जो कि कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट, जिसकी रेट आपको ऑलरेडी क्या कर रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखी है कि ये रेट है। अब अलग अलग है के लिए अलग अलग रेट्स है, फिर मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पेट्रोलियम पे जो है, पेट्रोल पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, मेडिसिन वगैरह और इन सब में जो काम आता है उसके लिए, उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्या बोला हमने, जीएसटी क्या है, कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है
जो कि लेवी होता है किस पे, एक प्रेस्क्राइब्ड रेट्स के अकॉर्डिंग ऑन सप्लाई, सप्लाई का मतलब पर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब आप क्या करते हैं गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं तो उसके ऊपर लेवी होता है। लेकिन किसको छोड़ के, तो पेट्रोलियम और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के जीएसटी जो है एप्लीकेबल होता है। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया के अंदर जीएसटी जो है एप्लीकेबल हुआ। आप ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ है, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स को मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट्स में लिखा है, एक्सप्लेन इसको करना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपको आया है सब्जेक्ट में या कंसेप्ट में, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो इसको मैं यहीं पे इलाबरेट कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान रखें उसको कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। जैसे फीचर्स ऑफ जीएसटी, हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्या, इट इज़ अ कॉम्प्राहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। यस, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके कि जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी लेवी किसी और के ऊपर होगा लेकिन डिपॉजिट कोई और करवाएगा उसके बिहाफ पे। तो ये चीज़ ठीक है। जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या, कि जैसे जैसे ये प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे ये टैक्स इसके वैल्यू के ऊपर क्या लगता जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि किसी ने रॉ मटेरियल गुड्स परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, फिर उसने उस गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके कन्वर्ट किया किसके अंदर, फिनिश्ड गुड्स के अंदर। अब फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट करते हैं उसकी भी तो कॉस्ट लगती है। रॉ मटेरियल में बोलूँ कि कॉटन आपने परचेज़ करी, धागा आपने परचेज़ किया, उससे कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा क्या ऐसे ही बन जाता है क्या, उसके ऊपर भी तो और कॉस्ट लगती है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर और कॉस्ट लगी, लेबर लगा, मटेरियल लगा और भी, या ओवरहेड्स वगैरह जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो सब लगे। तो वो सब लगने के बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो जब अब नेक्स्ट किसी और पर्सन को बेचेगा तो वो जो वैल्यू एडिशन हुई है उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। फिर इसी तरीके से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मान लीजिए फिर रिटेलर्स को बेचेगा, तो वहाँ जहाँ जहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा वहाँ पे क्या लगता जाएगा, जीएसटी लगता जाएगा। फिर जीएसटी इज़ नॉट अ कॉस्ट, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जीएसटी जो है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट वाइज, कि जीएसटी जो है वो कॉस्ट नहीं होती है किसी के लिए। कोई बंदा ये कहे कि जीएसटी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, कि ज़्यादा जीएसटी लग रहा है तो हमारे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये गलत चीज़ है। एज अ शॉपकीपर अगर मैं बात करूँ, अगर जो बिजनेसमैन है वो ये बोले कि जीएसटी हमारी कॉस्ट है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जीएसटी जो है, जीएसटी में एक सिस्टम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो वहाँ से जो है टैक्स का इफ़ेक्ट, जो लिया टैक्स और जो दिया टैक्स, उससे उनका जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। तो जीएसटी कभी भी किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो है ये कॉस्ट नहीं होगा, यानी पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं है, पार्ट ऑफ एक्सपेंस नहीं है। क्लियर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यूनिफॉर्म रेट ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, जीएसटी लाने का पर्पज़ यही था, वन इंडिया वन टैक्स, कि भाई वन कंट्री वन टैक्स लाए हम। तो जीएसटी लाने का पर्पज़ यही था कि वन इंडिया या वन कंट्री वन टैक्स, तो एक ही तरह का टैक्सेशन। तो इसलिए नॉर्मली जो रेट्स ऑफ जीएसटी है वो ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें डिफ़र भी है, बट स्टिल अगर हम बात करें तो जीएसटी जो है वैसे नॉर्मली तो सभी जगह पे क्या है, सेम है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स में जीएसटी की जो रेट्स है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हम जीएसटी के, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट, देखिए पहले जीएसटी से पहले अगर मैं बात करूं तो हर स्टेट का टैक्स चला करता था अलग अलग से, है ना। सेंट्रल का एक अलग टैक्स चलता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर जो स्टेट्स होते थे उनका अलग वैल्यू एडेड टैक्स चलता था। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, जैसे राजस्थान में आर वैट चलता था, गुजरात में जी वैट चलता था, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस चलते थे और अलग अलग रेट्स उनकी थी। तो ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो उसकी वजह से जीएसटी आने की वजह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक कॉमन मार्केट जो है डेवलप हुआ है पूरे नेशनल लेवल पे, जिससे कि हमको ट्रेडिंग करना यानी बिज़नेस करना जो है वो
ईजी हो गया है, और जीएसटी का मेन पर्पस भी यही है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिज़नेस करना क्या हो गया, आसान कर। अब आप समझें कोई बिजनेसमैन है, वो बेचारा बिजनेस करेगा या इन जो टैक्सेशंस हैं उनको, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता रहा। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है राजस्थान के अंदर, मान लीजिए भीलवाड़ा के अंदर, जिसको गुड्स गुजरात से भी आता है, महाराष्ट्र से भी आता है, अब उसकी सप्लाई जो है वो एमपी में भी होती है, यूपी में भी होती है, दिल्ली में भी होती है। तो अब सब जगह पे अगर अलग अलग टैक्सेस होते, तो वो बेचारा सब जगहों के टैक्सेस को पढ़ने में और उनको हैंडल करने में ही अपना दिमाग ख़राब करेगा या बिज़नेस करेगा। तो जीएसटी आने की वजह से बिज़नेस करना क्या हो गया, आसान हो गया, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्या लिख रखा है, नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। कास्केडिंग इफेक्ट जो है, मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है बेटा टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। पहले कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा है, टैक्स। देखिए टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए, वैल्यू एडिशन के ऊपर। जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का गुड्स खरीदा है और 20 रुपये उस पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है, तो जीएसटी जो है वो मैं कितने पे लगाऊंगा, तो 20 रुपीज़ का जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, यानी जो वैल्यू एडिशन मैंने करी है उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। लेकिन इससे पहले, जीएसटी से पहले ये प्रॉब्लम थी कि टैक्स ऑन टैक्स लगता है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है बेटा टैक्स ऑन टैक्स, कि टैक्स के ऊपर भी क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है। तो जीएसटी का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है कि कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स बर्डन जो है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। और जब भी टैक्स ऑन टैक्स लगेगा तो चीज़ें क्या होती चली जाती है, महंगी होती चली जाती है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट जो है बेटर टैक्स मैनेजमेंट। देखिए जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये तो हमने बात कर रहे हैं हम बिजनेसमैन वगैरह के लिए, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके, जीएसटी डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या होता है, मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है कि कहीं से गुड्स आ रही है, किसी की रेट क्या है, ओवरऑल मैनेजमेंट जो होता है वो टफ रहता है। तो जीएसटी आने की वजह से, वन नेशन वन टैक्स आने की वजह से ये चीज़ें जो है थोड़ी आसान हुई है। और एक और पॉइंट आपने लिखा है क्या, कि गुड्स बिकम जो है चीपर, गुड्स जो है उससे सस्ते होंगे। मैंने बोला ना कास्केडिंग इफेक्ट अगर ख़त्म होता है तो उससे जो प्रोडक्ट की प्राइजेज़ हैं वो क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी। क्लियर। तो ये बेसिक एक ब्रीफ है जीएसटी का जो हमने लिया ओवरऑल। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो बात हम कर रहे हैं वो सब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो कि अभी हमारे 11th सिलेबस में भी नहीं है और हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, अकाउंटेंसी पार्ट भी नहीं है। हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से मैं याद दिलाऊँ आपको, तो हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जीएसटी जो है वो टैक्सेशन पार्ट है। हमको सिर्फ जीएसटी का अकाउंटिंग में क्या रोल है या किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं वो हमको मेन सीखना है, जनरल एंट्रीज़ वगैरह कैसे करते हैं वो। तो ये हमने लिया एक ब्रीफ। अब हम आते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिकल पोर्शन जो अब आपके लिए सही रहेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी जो है वो किस तरीके से किया है, देखिए एक किया है क्या कि अगर आप सेल्स करते हैं कैसी, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट सेल करने का मतलब क्या, राजस्थान का जो डीलर है वो राजस्थान के अंदर ही क्या करेगा, सेल करेगा। महाराष्ट्र का जो डीलर है वो महाराष्ट्र के अंदर ही सेल करेगा। गुजरात का डीलर गुजरात के अंदर ही सेल करेगा। तमिलनाडु का डीलर तमिलनाडु के अंदर ही सेल करेगा। यूपी का डीलर यूपी के अंदर ही गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये कहलाती है सेल्स विद इन द स्टेट, और इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट सेल्स। यानी ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, विद इन द स्टेट, कि गुड्स को हमारे स्टेट के अंदर ही क्या किया जा रहा है, सेल या परचेज़ किया जा रहा है। तो वो कहलाता है विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज़। तो जब इंट्रा स्टेट सेल और परचेज़ होता है तो दो तरह की जीएसटी लगती है। एक बोलते हैं हम सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी जिसको बोला जाता है, और एक होता है स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी बोलते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसके लिए क्या हो जाता है, यूटीजीएसटी हो जाता है। यूनियन टेरिटरी के लिए स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरीज़ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह में, कहीं पे एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स में आता होगा आई थिंक। तो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो स्टेट नहीं है, मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। तो बस ये फ़र्क है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, हमारे कोर्स में यही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बस एक बेसिक नॉलेज आपको रहे कि यूटीजीएसटी क्या होता है। तो यूनियन टेरिटरी जो स्टेट नहीं है, जैसे दादरा नगर हवेली है या और भी बहुत सारे हैं जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे एस नहीं लग के क्या लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। इतना सा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे लगता है
मान लीजिए कि जीएसटी की रेट किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रेट 18% है, तो CGST कितना लगेगा 9% और SGST कितना लगेगा 9%, यानी इक्वल लगता है। मैं बोलूँ किसी प्रोडक्ट के ऊपर GST की रेट 15% है तो SGST कितना लगेगा 7.5% और CGST भी कितना लगेगा 7.5%। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर मान लीजिए 20% GST की रेट है तो CGST 10% और SGST भी कितना 10%। तो अब एक चीज़ हमने सीखी क्या कि अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, विद इन द स्टेट गुड सेल और परचेज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स, और उसके ऊपर दो तरह का GST लगता है, एक CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक SGST जिसको हम लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और यही अगर सेल्स आउटसाइड द स्टेट हम लोग कर रहे हैं, यानी राजस्थान का डीलर है यूपी में गुड सेल कर रहा है, महाराष्ट्र में गुड सेल कर रहा है, या MP में सेल कर रहा है, या दिल्ली में सेल कर रहा है, या मान लीजिए कर्नाटका में कर रहा है, या कहीं पे भी, तो अदर देन स्टेट, हमारा जो स्टेट है उसके बाहर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स कौन सा लगता है, इंटीग्रेटेड GST। कौन सा टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड GST यानी IGST। अब जैसे मान लीजिए पंजाब का डीलर है, वो राजस्थान में सेल कर रहा है, या मान लीजिए यूपी में सेल कर रहा है, MP में सेल कर रहा है, या हरियाणा में सेल कर रहा है, या दिल्ली में सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि GST को क्लासिफाइड कैसे किया, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। विद इन द स्टेट अगर ट्रांजेक्शन है तो CGST SGST, और आउटसाइड द स्टेट अगर ट्रांजेक्शन है तो IGST इंटीग्रेटेड GST। क्लियर। इसके बाद इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, और उसके ऊपर बेस्ड जर्नल एंट्रीज़ क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।